अच्छा सर, प्रॉफिट एंड लॉस बाय नेचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस बाय फंक्शन करने के बाद अब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करते हैं जिसके अंदर मैं कुछ अलग स्टैंडर्ड्स की भी इम्प्लीकेशन डालता हूँ। जैसे कि इस सवाल में आप अगर देखेंगे तो आपके पास ये जो डेप्रिसिएशन आ रहा है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये 31 दिसंबर 2024 पे दिया हुआ है, जबकि मुझे ये ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ है, मुझे जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इन्हें लिख भी देते हैं, ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2025 है। तो इसका मतलब ये है कि इस साल आपका कोई डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ हुआ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस साल आपका कोई डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ हुआ और आपको ये बिल्डिंग की कॉस्ट भी दी हुई है 2 मिलियन की। अच्छा, अब आपको सवाल में मोहतात होकर चलना है, अगर वो आपको कोई एडिशन की इन्फॉर्मेशन अलग दे दे नीचे, तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्डिंग की कॉस्ट में एडिशन भी शामिल होगी, क्योंकि एज एड पे दिया हुआ है। अनलेस कि वो आपको स्पेसिफिकली कह दे कि इसकी एंट्री नहीं बनी, तो डेबिट भी आप पार्क करोगे, क्रेडिट भी आप पार्क करोगे। ये मैं बड़ा कैटेगोरिकली तुम लोगों को बता रहा हूँ, इसमें से सवाल आना ही आना है, इसलिए इस पर टाइम भी लगा रहा हूँ। सुनो मेरी बात वापस से, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये बिल्डिंग की कॉस्ट दी हुई है तो इसका मतलब है ये डेबिट रिकॉर्ड हुआ हुआ है, तो इसका क्रेडिट, कैश, पेबल, व्हाट्सोएवर रिकॉर्ड हुआ हुआ होगा। पर मैं कह रहा हूँ अगर इस सवाल में आपको एडिशन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है नीचे, तो इसका मतलब ये है कि वो ऊपर रिकॉर्ड हुआ हुआ है ऑलरेडी, अनलेस कि वो स्पेसिफिकली कह दे कि रिकॉर्ड होना बाकी है। तो आप ये क्यों पंचायत कर रहे हैं सर? क्योंकि आपको फिर डेप्रिसिएशन में तमीज़ रखनी पड़ेगी। आइए 16 के प्रिंसिपल्स कि भाई अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग पर डेप्रिसिएशन अलग लगेगा, एडिशन है उस पर अलग लगेगा, हो सकता है डिस्पोजल हो, पर वो डिस्पोजल की कॉस्ट यहाँ से माइनस हो चुकी होगी। इट डिपेंड्स अपॉन द थीम ऑफ द क्वेश्चन। इस सवाल में हम अज्यूम करेंगे कि भाई हमारा कोई एडिशन नहीं हुआ, जाके नीचे देख भी लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है डेप्रिसिएशन इन द बिल्डिंग चार्ज एट 10% पर एनएम ऑन द कॉस्ट यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा भाई, वो कह रहा है 10%, मतलब लाइफ 10 साल है। वो कह रहा है नो डेप्रिसिएशन हैज़ येट बीन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। तो सर इसका मतलब है, तभी तो ये दिसंबर का बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब है सर यहाँ पे मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जीरो आना चाहिए। लो भाई, आ भी रहा है, तो इसका मतलब है सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट नहीं हुआ हुआ और अक्यूमुलेटेड क्रेडिट नहीं हुआ हुआ, ये बढ़ जाएगा, तो उसको इंक्रीज़ करना भी हमारा फ़र्ज़ है। सर आप तो कहते हैं जो ट्रायल बैलेंस में आता है वो रिकॉर्डेड है, अबे तो नहीं है ना, यहाँ पे देखो ज़ीरो आ रहा है, इसको हाईलाइट भी करता हूँ, देखो सर ये ज़ीरो आ रहा है। मैं ऐसे प्रैक्टिस सवाल भी बना दूंगा आपको, बट ये एक आपके सोच विचार के लिए है कि भाई ये चल रहा है। चलें इसको हम हटा देते हैं वापस से, और फिर यहाँ पे कह रहा है, कि एज एट 31 दिसंबर 2025 द कंपनी डिसाइडेड टू रीवैल्यू इट्स बिल्डिंग अपवर्ड। अच्छा भाई, तो अपवर्ड क्यों लिखा हुआ है? खाली हम लिख लेते हैं कि भाई बिल्डिंग उसको रीवैल्यू करनी है। तो सर क्या ये IAS 16 में रीवैल्यूशन होगी? यस। पहले तो आप उसकी कैरिंग अमाउंट निकालोगे, फिर उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करोगे, और फेयर वैल्यू अगर ज़्यादा हुई तो आपको पता होना चाहिए कि वो गेन प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाता, वो जाता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से होते हुए जाता है रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। तो वो भी फिनोमेना है जो रिवीजन होगा यहाँ पे। तो उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दी, तो इसका मतलब ये है कि सर COGS नहीं बुक हुई भी, देखें ओपनिंग दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है, तो क्लोजिंग पे जब पहुँचूंगा तो COGS एक्सपेंस बुक होगा, वो नहीं बुक हुआ, वो हम कर लेंगे अभी। फिर इंक्लूडेड सैलरीज एंड वेजेस 1,20,000 रिलेटिंग टू फैक्ट्री वर्कर, इंक्लूडिंग रेंट एंड यूटिलिटीज रिलेटिंग टू फैक्ट्री। यानी सर ये फंक्शन वाली बात हो रही है। चलें खैर आगे, हमने कहा सर हम सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आई होप आपको विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। चलें जी आ जाएं। हमने कहा कि हम ज़रा ऊपर गए, तो हमने कहा भाई सबसे पहले सेल्स लिख दें सर। हम यहाँ से जाते हैं, हम इसको लिंक लगा लेते हैं एक्सेल की शक्तियों को यूज़ करते हुए, और सर मुझे यहाँ पे लिखना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर बाय फंक्शन कर रहे हैं, तो ओपनिंग कितना है भाई मेरे बच्चों? ओपनिंग मेरे पास आ रहा है 4,04,000, ये आ गया। इसमें जो आपने परचेज़ किया सर, ये परचेज डेबिट हुई हुई है, इसका कैश और पेबल क्रेडिट हो चुका होगा, आपको बाकी तफरी करने की कोई नीड नहीं है। और इसमें से क्लोजिंग माइनस कर दें। सर क्लोजिंग दिया हुआ है आपको 5,50,000, मतलब इतना आपको अपनी बैलेंस शीट में रखना है, तो बाकी एक्सपेंस होगा ना, बाकी एक्सपेंस होगा। तो सर हमने ये कहा, ये आ गया ओपनिंग, ये आ गया परचेजेस, और इसमें से मैं माइनस कर दूं सर 5,50,000, ये रहा जो मुझे क्लोजिंग चाहिए। तो मैंने जब ये किया तो मेरे पास ऑल टुगेदर COGS आ गया ये,
1350,000 करके भी देख लो भाई अलग से। ओपनिंग 4 लाख, परचेजेस 1.5 मिलियन, और आपके पास क्लोजिंग है 550। तो सर अगर मैं ओपनिंग प्लस ये माइनस ये करूं तो ये 1350 आ गया। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अच्छा भाई सर मैं इसमें से निकाल दूं तो ये आ जाएगा 1650। अगेन मुझे पता है इसके अंदर और कुछ भी एक्सपेंसेस पार्क होने हैं। यस सर, इसके अंदर एक्सपेंसेस क्या पार्क होने हैं सर? 1,20,000। ये किससे रिलेट करता है? सैलरी एंड वेजेस। वर्कर की सैलरी होगी तो फंक्शन में यही दिखाऊंगा। और फिर मैंने कहा सर इसके बाद क्या है? रेंट एंड यूटिलिटीज़ आ रहा है 80,000 रुपये का, वो भी यहीं दिखाऊंगा। तो सर अगर मैं इस एक्सपेंस को बढ़ा दूँ तो सर क्या ये एक्सपेंस ऊपर बुक नहीं हुआ हुआ? अल्लाह की कसम ये देखो, रेंट एंड यूटिलिटी सैलरी बुक हुआ हुआ है, एक्सपेंस डेबिट हुआ हुआ है। अब इसको खाली फंक्शन में ब्रेक करना है। एक्सपेंस हो चुका है, अब इसको प्रेजेंट करना है बाय फंक्शन। एक्सपेंस डेबिट हो चुका है, 5वीं बार कह रहा हूँ। चलें जी, अब हमने कहा कि भाई मैं यहाँ पे 1,20,000 और फिर 80,000। तो ये देखें पहले कितना था? 1350 और अब हो गया 1550। मेरा ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। इसको मैं कहता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा सर अब मैं अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिखूँ तो सवाल में जाते हैं तो ये रहा, गिवन है 2.5 लाख रुपए का, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये तो हो गया गिवन। इसमें सर आप प्लस कर दें, इसमें सर आप प्लस कर दें कितना जी? आपने कहा कि भाई सैलरी रिलेटेड फैक्ट्री वर्कर इंक्लूड, सही है, ये आ गया। अच्छा अब आपने कहा कि जो बकाया है वो ये 2.5 लाख है, और इस 2.5 लाख में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी और हेड से रिलेट करती हो। चलें जी, तो हमने कहा ये गिवन हो गया। अब गिवन में से हम आते हैं यहाँ पे। अब सैलरी एंड वेजेस जो 5 लाख का था, हमने कहा 5 लाख में से आपने कितना कटा दिया सर? सैलरी एंड वेजेस 1,20,000। बाकी यहाँ आ जाएगा एडमिन में, क्योंकि उसने मुझे सेलिंग वेलिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने कहा इसके अंदर हम एक और चीज़ प्लस कर लेते हैं, रेंट एंड यूटिलिटीज़। कितना है भाई? 3 लाख। और 3 लाख में से कितना मैं ऊपर लेके जा चुका हूँ? 80,000। तो बकाया यहाँ आ जाएगा, यानी अब पूरा एक्सपेंस बुक हो जाएगा। तो सर 2.5 लाख गिवन है, सही है जी। इसके अंदर आप प्लस कर लें 5 लाख माइनस 1,20,000, और प्लस कर लें इसके अंदर आप 3 लाख माइनस 80,000। तो सर ये कुल मिला के आपका एक्सपेंस बनता है 850 का। सर करके भी देख लेते हैं। 2.5 लाख गिवन है, सही है। 5 लाख में से मैंने 1,20,000 माइनस कर दिया, फिर 3 लाख में से जो टोटल मेरा एक्सपेंस था उसमें से 80,000 माइनस कर दिया। सर ये 3 लाख था क्या? सर ये 3 लाख था रेंट एंड यूटिलिटीज़, उसमें से 80,000 ऊपर जा चुका है, ये आ गया। और मैं इन सबको प्लस करूं तो सर देखें 850 बनता है। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अच्छा फिर हम ऊपर आते हैं, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि मेरी याद दहानी रहे। ये पार्क हो चुके हैं, ये भी पार्क हो चुका है। आप टिक लगा लीजिएगा खुदा के वास्ते एग्ज़ाम में। सर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ गई, मैं यहाँ पे आ गया, मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मैं यहाँ आया, मैंने कहा भाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ रही है 1,50,000। और सर मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी, पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस के सारे आइटम्स को पार्क करना है। पर सर 1 मिनट होल्ड ऑन, आपने डेप्रिसिएशन नहीं बुक किया। तो डेप्रिसिएशन वो स्ट्रेट लाइन पे कह रहा, तो सर मुझे कॉस्ट गिवन है ना बिल्डिंग की, तो मैंने कहा 2 मिलियन को डिवाइड कर दूं 10 से, तो वो भी सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दें, क्योंकि मुझे पता नहीं है इसलिए मैं यहाँ डाल रहा हूँ। तो ये आ गया 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये देखो पहले ये था, अब ये आ गया। सही है जी, ये मैंने सारा पार्क कर दिया। मैं अज्यूम कर रहा हूँ फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड है, वरना वो कोई एग्जाम में बताएगा। सर मैंने कहा कि भाई ये भी हो गया हिसाब किताब। अच्छा इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई प्रॉफिट और लॉस का आइटम बचा है। तो सर मैं अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी पार्क कर चुका हूँ तो मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2025 2.5 लाख रुपए का। आई होप मैंने कुछ भी मिस नहीं किया। ये 3 मिलियन भी आ गया सेल्स के नाम पे, ये सब हो चुका है।
चलें, अब सर 1 मिनट यहाँ पे रुकना है। मैंने यहाँ पे देखो ऊपर डाली है हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ पे लिख दूंगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। सर आपने पीपी रीवैल्यू भी तो किया है। ओ भाई पीपी रीवैल्यू तो किया है, मैं मानता हूँ, बट पीपी की रीवैल्यूएशन में फिर बताते चलूँ, पीपी की रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाती, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आती है। मैं 2 तरीके बताता हूँ, या तो आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसके ख़त्म होने के बाद फ़ौरन शुरू करेंगे, पर उसकी फिर ऊपर हेडिंग चेंज हो जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की जगह मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, पहले स्ट्राइक थ्रू कर दूँ मैं। अच्छा, अब ये नहीं आएगी, अब आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी एक ही स्टेटमेंट बनाओगे आप अपनी पीएनएल की और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तभी हम कह रहे हैं ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो जाएगा। ये देखो ये रहा, ये मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, और ये जो पिछला वाला है इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये नहीं होगा तो सर हम जो शो करेंगे, इसको मैं उठा के यहाँ ले जाता हूँ ताकि सही वाला यहाँ आ जाए, ये इसको हम स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। सर ये क्यों इतना आप बता रहे हैं भाई, ये लाजमी है, इसके नंबर हैं। तो सर मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब आप एक ही स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें प्रॉफिट और लॉस भी होगा और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी होगी, तो हेडिंग हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने कितना कमाया, चाहे बिजनेस ऑपरेशन से या अदर देन बिजनेस ऑपरेशन से, जो कि पीपी की रीवैल्यूएशन है। तो आप अब देखें, मुझे बताएं रीवैल्यूएशन ऑफ, हम लिखते हैं ना अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। तो हमने कहा सर हमने रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग पे कर लिया, तो सर उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सर उसके लिए मुझे चाहिए कैरिंग अमाउंट। तो सर बिल्डिंग की कॉस्ट थी 2 मिलियन, यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितनी थी भाई, 2 मिलियन की। अच्छा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग कितना था, सर ये ले लो सवाल से, ये आ गया 4 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, सर वो 2 लाख है। सर आपको कैसे पता, भाई वो 2 मिलियन को डिवाइड किया था ना 10 से, 2 लाख रुपए वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में पार्क भी किया है। तो सर मेरे पास कुल मिला के ये आ गया। तो सर मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट 31 दिसंबर 2025 ये रहा। तो सर मेरी बुक वैल्यू कितनी है एज एट 31 दिसंबर 2025 बिफोर रीवैल्यूएशन। तो आपने कहा इसमें से आप ये माइनस कर दें तो ये बुक वैल्यू आ गई। सर फेयर वैल्यू गिवन है, सर बिल्कुल गिवन है, सर बिल्कुल गिवन है सवाल के अंदर। मैं सवाल में जाता हूँ, वो ये रही 2.4 मिलियन। तो सर मैं जब यहाँ जाऊँ तो मेरे पास फेयर वैल्यू आ रही है 2.4 मिलियन। सर 1 मिलियन का अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर है ये। और इसकी एंट्री क्या बनती है सर, इसकी एंट्री ये बनेगी बिल्डिंग डेबिट और OCI ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ PP क्रेडिट। ये हो गया और ये आ गया। सर वही वाली अकाउंटिंग आई है 16 वाली, पर मैं यहाँ पे ऐड तो करूँ ना। तो कोई आपसे पूछे कि आपने टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी कमाई, तो आप बोलेंगे मेरी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये है। अच्छा सर अगर व्हाट इफ मुझे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस बनाना होता तो मैं इसकी हेडिंग क्या रखता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसके नीचे बनाने के बजाय मैं अलग से एक स्टेटमेंट बनाता जिसका नाम लिखता स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अभी आपने क्या किया सर अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूरा एक बना दिया जिसमें प्रॉफिट और लॉस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक साथ आ रही है। फिर बता दूं, अगर आपको प्रॉफिट और लॉस अलग बनाना है तो आप ऊपर हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और फिर अलग से एक और स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मैं करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे बना लेते हैं। व्हाट इफ वी वुड हैव प्रिपेयर्ड सेपरेटली
स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो ये आ रहा मेरे पास ये वाला, और फिर यहाँ पे लिखता अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सही है, और ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, ये मैं आता और मैं यहाँ से लिंक लगा देता। सही, दो बार क्यों कर रहे भाई? नहीं, 2 बार नहीं कर रहा, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, तब भी देखो ये आती। पर अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग से बनाई है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है सर, या तो आप ये डब्बा करें अलग से, सही है, और ये अलग से आएगा फिर, और ये अलग से आएगा, या तो फिर इन दोनों को एक ही में करें और ऊपर हेडिंग डाल दें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो सर ये मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन भी बता दी। तो सर आई होप मेरी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। तो अब मैं बना सकता हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2025। ये बात समझ आ रही है? अच्छा वैसा सबसे पहले मैं सवाल में जाऊँ तो सर मेरे पास लैंड और बिल्डिंग आ रहा है। मैं सबसे पहले नीचे आया, मैंने नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग डाली, वो उसूल नहीं भूलना। सही, हमने यहाँ पे लिख दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सही है, एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन हेडिंग सब टोटल कुछ भी कर सकते हो, इसको बाकी नोट में बता दो अगर वो मांगता है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता है? मुझे एक बात पता है कि मेरा जो बिल्डिंग है वो कितने पे आ चुकी है। मेरी बिल्डिंग कितने पे आ चुकी है सर? मेरी बिल्डिंग आ चुकी है सर ऑल टुगेदर, हमने वर्किंग की थी यहाँ पे 2.4 मिलियन पे। सही जी, 2.4 मिलियन पे रीवैल्यूएशन के बाद 2.4 मिलियन, क्योंकि फेयर वैल्यू पे आ चुकी है ना। इसमें प्लस कर दें लैंड कितनी है सर? 8 लाख रुपए, ये आ गया। तो हमने कहा 2.4 मिलियन प्लस 8 लाख रुपए, ये आ गया हिसाब किताब। अच्छा भाई, आई बिलीव कि इसमें और तो कोई नॉन करेंट एसेट मुझे नहीं दिख रहा, ना आपको दिखना चाहिए, तो हम सिंपल ये कर लेते हैं सर। इसके बाद आ गए हम करंट एसेट्स पे। तो सर आप यहाँ पे इन्वेंट्री दिखा दें। सर इन्वेंट्री कितनी थी क्लोजिंग? ये आ रही है आपकी इन्वेंट्री क्लोजिंग 5,50,000। फिर आप बता दें सर ट्रेड रिसीवेबल। सर ट्रेड रिसीवेबल में कोई आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वगैरह की एडजस्टमेंट है? नहीं सर, होती भी तो मेरी ज़ात पे क्या इफेक्ट है, मैं बना लेता। सर हम कह रहे हैं कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस। सर कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया आपके पास ये। सर आपके पास टोटल सब टोटल आएगा, टोटल करंट एसेट्स ये आ गया, और हमने कह दिया इसके बाद टोटल एसेट्स ये प्लस ये 4.6 मिलियन। चलें, अब हमने कहा हम यहाँ पे बना लेते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। तो हमने कहा सर सबसे पहले इक्विटी में आ जाएं। इक्विटी में आपके पास आ जाएगा शेयर कैपिटल। अच्छा मैं ज़रा इनको आगे कर लूँ ताकि सुंदरता बरकरार रहे इसकी। ये हो गया हिसाब किताब। चलें, शेयर कैपिटल कितना है सर? अच्छा सर क्या शेयर फर्दर इशू भी हो सकते हैं? भाई बिल्कुल हो सकते हैं, वो नहीं भूलना, वो भी सब अभी डालते हैं आगे। मैंने कहा है ना, कॉन्सेप्ट खत्म करा के प्रैक्टिस कराता रहूँगा। ऐसे जितना करोगे उतना परफेक्शन आएगी इसके ऊपर, नहीं करोगे परफेक्शन नहीं आएगी, पेपर रुक जाएगा। चलिए जी, हमने कहा रिटेन्ड अर्निंग। चलें जी, रिटेन्ड अर्निंग गिवन कितनी है मेरा भाई? गिवन कितनी है मेरा भाई? गिवन कितनी है 1 जनवरी की सर, क्योंकि देखें ओपनिंग दी हुई है ना, फॉर द ईयर का तो हिसाब किताब दिया हुआ है, तो फॉर द ईयर इसमें ऐड करोगे तो ही टैली होगा ना। तो हमने कहा 6,50,000 ये आ गया। इसके अंदर सर प्रॉफिट क्यों नहीं ऐड कर देते? सर 2,50,000 करेंगे। सर आपकी तो 1250 नहीं थी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव भाई, उसके अंदर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी है जो प्रॉफिट और लॉस से रिटेन अर्निंग में नहीं जाती बल्कि रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाती है, याद होना चाहिए आपको। तो सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कहाँ गया? ओ भाई
वो तो तब आएगा ना जब अगला साल शुरू होगा, वो भी किससे कहानी करते हैं, पर अभी पहले हाथ साइड कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर ये हो गया हिसाब किताब, तो आपने यहाँ से प्रॉफिट उठाया, बल्कि ये वाला उठा लो, बात एक ही है, और आपने इसमें ऐड कर दिया ओपनिंग, तो ये आ गया 9 लाख। अब सर मेरे पास यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन बिल्डिंग भी तो अवेलेबल है, रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन बिल्डिंग भी तो अवेलेबल है। अच्छा ये बिल्डिंग भी था ना, ओके चलें। रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन बिल्डिंग कितना आया था भाई आपके पास? सर ये मैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से ले लूँ, ये आ गया। तो मेरे पास टोटल इक्विटी हो गई सर 4.1 मिलियन की, 4.1 मिलियन की। चलें अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ करंट लायबिलिटीज़ हैं। अच्छा भाई मेरी करंट लायबिलिटीज़ के अंदर सर मैं क्या करूँ? सर मेरी करंट लायबिलिटीज़ के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है? सिर्फ ट्रेड पेबल। वाह भाई, सिर्फ ट्रेड पेबल आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड पेबल डाल दिया, और मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ से लिंक लगाऊँ तो ये आ गया। अच्छा तो सर मेरे पास टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ कितनी आ रही हैं? मैं इसको इसमें प्लस करूं तो सर 4.6 मिलियन, और सर मेरे पास एसेट्स भी कितने हैं? 4.6 मिलियन। तो ये आ गया और ये आ गया, ये आपस में मैच होता है। सर आई होप आपको ये एक किस्सा कहानी समझ आया होगा। मैं ये PDF आपको भेज रहा हूँ, प्लीज़ इसको एक बार खुद से करना ताकि मैं आपको और सवाल करा सकूँ। देखो प्रैक्टिस करते रहनी है, ये मैं इसलिए भी थोड़ा सा आगे भी लेके जा रहा हूँ 1-2 दिन, ताकि आपका हाथ चढ़ेगा, क्योंकि इसमें से सवाल आना ही आना है। तो प्लीज़ खुदा के वास्ते प्रैक्टिस करते दो, क्योंकि इसमें परफेक्शन आएगी। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि सही भाई आज मैं 5 लेक्चर डाल देता हूँ, ख़त्म कर दूँ, पर फिर तुम्हें प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। अब इसी पे आगे लेके चलूँगा जिसमें पूरा FAR 1 भी रिवाइज होगा। जज़ाकल्लाह।